गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कल हमने 5 यूनिट स्टार्ट करी थी। आप रिवीजन करके आए? उससे पहले हमने यूनिट 4 के कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि व्यक्तिगत भिन्नता का क्या कारण है, आनुवंशिक गुणों के कारण व्यक्तिगत भिन्नता है। क्या वातावरण नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन किसके बाद होगा? आनुवंशिकता के बाद होगा। और एक कल हमने टॉपिक पढ़ा था अधिगम का स्थानांतरण। यानी आपने कोई भी विषय वस्तु अगर कभी भी सीखी है और उसका प्रयोग आप कभी भी आगे अन्य किसी परिस्थिति में या फिर किसी अन्य जगह पर जाकर कुछ सीखने के संबंध में उसका उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब अधिगम का स्थानांतरण होता है। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अब जो आपने मूल विषय वस्तु पहले सीखी है, उसको बेस बनाकर किसी अन्य परिस्थिति में कोई अन्य गतिविधि सीखते हैं, और वो जो पहले वाली चीज अगर आपकी मदद करती है तो अधिगम का स्थानांतरण सकारात्मक है। और आपने जो पहले विषय वस्तु सीखी है और उसके बेस पर आप आगे सीखने जा रहे हैं, और ये पहले वाली जो विषय वस्तु है आपको उसको सीखने में बाधा उत्पन्न करें, तो वहां पर अधिगम का स्थानांतरण नकारात्मक होगा। और आपने जो भी मूल विषय वस्तु पहले से सीखी है, उसका भविष्य में या फिर किसी अन्य जगह पर आप जाकर कुछ सीख रहे हैं, उन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो अधिगम का स्थानांतरण शून्य होगा, क्योंकि वो विषय वस्तु ये और वो दोनों अलग अलग है, बहुत डिफरेंट है। अंतर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया? ठीक है। 5वीं यूनिट के अंदर भी आ जाइए अंदर। 5वीं यूनिट के अंदर हमने स्टार्ट किया था, तो हमारा जो सिलेबस है इसके अंदर हमने पढ़ा कि तो शिक्षण यानी टीचिंग। 5 यूनिट का जो मुख्य जो सिलेबस है उनके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें, आपको सीधा याद होना चाहिए कि हमारी जो 5th यूनिट है जो सब्जेक्ट की, उसमें क्या क्या मुख्य विषय वस्तु है। एक तो शिक्षण यानी टीचिंग, लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना, और सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण, और टूर्नामेंट जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे अगर हम बात करें तो इनमें जो 5 यूनिट है उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो टूर्नामेंट। उससे पहले जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही सामान्य टॉपिक हैं और व्यावहारिकता पर आधारित है, और इन सभी में प्रश्न भी अगर पूछा जाएगा तो अप्लाइड क्वेश्चन होंगे, व्यावहारिक क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर ऑप्शन एक से अधिक भी सही हो सकते हैं। यानी आप पढ़ेंगे प्रश्न को तो आपको ऐसा लगेगा ये भी विकल्प सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन उनमें से हमें जो सबसे नजदीक है उसको क्या करना है? पिक करना है, अटेंड करना है। तो ये जो शुरुआती टॉपिक है बहुत ही बेसिक, हमने शिक्षण के बारे में यानी टीचिंग के बारे में पढ़ा था। अब वो चाहे शिक्षण की बात हो यानी पढ़ाने के अध्यापन की बात हो, या फिर सिलेबस की बात हो, ये सब बाल केंद्रित आधारित यानी बाल केंद्रित होने चाहिए। ये सभी सीखने और सिखाने की जो भी प्रक्रिया है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसमें शिक्षक कितना अनुभवी है, कितना ज्ञानवान है, कितना विद्वान है, या कितनी कोई शिक्षिका विदुषी है, अगर है तो वो मायने नहीं रखता है। लेकिन मायने क्या रखता है कि शिक्षण अध्यापन या सिलेबस जब भी निर्माण किया जाए तो बच्चे के स्तरानुकूल होना चाहिए। अगर कोई शिक्षक कोई टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं,
शिक्षण विधि यूज कर रहे हैं तो वो भी किसके अनुसार होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। और साथ में ये भी कि आप शिक्षण करा रहे हैं लेकिन जैसी विषय वस्तु है, जिस तरह का टॉपिक चल रहा है, आप वही मेथड यूज करेंगे जो टॉपिक के अनुसार है। सर एक आध कोई एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कुछ प्रैक्टिकल क्लासें हैं, हम इसी यूनिट की बात कर लें कि 5th यूनिट के अंदर हम टूर्नामेंट पढ़ेंगे और टूर्नामेंट के अंदर हमारे क्या है कि वो प्रैक्टिकल कार्य है, फिक्सर डालना, ड्रॉज डालना, कैसे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया जाना चाहिए, कितनी टीमें आएगी, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, लीग टूर्नामेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, चैलेंज क्या होता है, उन सब के हमें क्या है फिक्सर डालने होंगे। तो क्या फिक्सर को वर्बल तरीके से ही सारा समझाया जाएगा? नहीं ना। हाँ कुछ पार्ट है कि उसके बारे में जरूर बताया जाएगा, बाकी फिक्सर तो सारे बोर्ड पर कराए जाएंगे। इसका मतलब है ये थोड़ा सा क्या है मैथमेटिकल हो गया थोड़ा सा, तो हमें क्या करना है, बोर्ड का यूज करना है। इसी तरह से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 7वीं यूनिट, अगर उसको भी हम पढ़ेंगे तो हमारी विधि क्या है, लेक्चर मेथड नहीं होकर ज्यादातर प्रैक्टिकल वाली, डायग्राम्स के बारे में बताना, प्रोजेक्ट मेथड से बताना सारा। ये डायग्राम्स होते हैं बोन्स का, अगर हम स्केलेटन पढ़ेंगे तो 206 हड्डियों के बारे में बताना कि 206 है कहां कहां, तभी वास्तविकता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी टीचर अध्यापन करा रहे हैं तो उनको इस बात का ध्यान में रखना है कि जैसा टॉपिक चल रहा है, जैसी विषय वस्तु है, उसके अकॉर्डिंग अपने टीचिंग मेथड को अपनाना चाहिए। अब जो प्रश्न बनता है कि शारीरिक शिक्षा के अंदर कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जो प्रचलित है। अब प्रश्न अगर साधारण सामान्य पूछा जाता है कि शारीरिक शिक्षा की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो हमारा उत्तर आएगा प्रदर्शन विधि, यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से शारीरिक शिक्षा के एकेडमिक कक्षाओं के लिए सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो व्याख्यान विधि, जिसे लेक्चर मेथड कहते हैं, और लेक्चर मेथड हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होती है। हायर बोले तो कॉलेज स्तर के, आप सब लोग क्या है कॉलेज स्तर के स्टूडेंट है, तो लेक्चर मेथड यहां पर उपयुक्त है। अब प्रश्न अगला यह है कि शारीरिक शिक्षा की प्रैक्टिकल क्लासों के लिए, प्रैक्टिकल बोले तो प्रायोगिक कक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह है बाई पार्ट एंड होल पार्ट। बाई पार्ट का मतलब पहले किसी भी कौशल स्किल को आप अंशों में बांट कर बताएं, उसके बाद मुझे होल पार्ट में बता दें। अगर नौसिखिया खिलाड़ी है, बहुत एकदम बिगिनर आपके पास आया है, तो आप पहले बाई पार्ट में बताएंगे और उसके बाद में होल पार्ट में। अगर एडवांस प्लेयर आ गया है, ऐसा हो सकता है बच्चा पहले कहीं कुछ सीख कर आया है, उसे यहाँ प्रशिक्षण देना है तो हम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए होल पार्ट करा देंगे सीधा। तो देखिए अंतर, शारीरिक शिक्षा की सबसे अच्छी विधि प्रदर्शन विधि। लेकिन अगर जिक्र किया हुआ है प्रश्न के अंदर, स्पष्ट जिक्र यह है कि प्रायोगिक कक्षाओं के लिए, प्रैक्टिकल कक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी विधि है, तो बाई पार्ट एंड होल पार्ट। अब और पूछ ले आपसे कि जो हमारी एकेडमिक क्लास है, एकेडमिक क्लास के लिए वर्तमान के अंदर सबसे अच्छी विधि कौन सी है, प्रोजेक्ट विधि है। विलियम किलपैट्रिक इस विधि को देते हैं, 1918 के अंदर देते हैं। और प्रोजेक्ट शब्द का अर्थ होता है कि वह विधि जिसके अंदर हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो वर्तमान का आज का अपना ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये क्या है, प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि इसके अंदर हम देख भी सकते हैं। जैसे हमें लगा कि कोई वीडियो देखना है तो हम देख सकते हैं, कोई इमेज, कोई पिक्चर देखनी है हम देख सकते हैं, वीडियो में आवाज साउंड को सुन सकते हैं, या फिर कुछ विषय वस्तु लिखी हुई है तो यहां से बोलकर उसके बारे में बताया जा रहा है, तो भी ये क्या हो गई है, प्रोजेक्ट मेथड हो गई है। ये सबसे अच्छा मेथड है। बाकी और भी मेथड, जैसे प्लेवे मेथड, प्लेवे मेथड है, खेल विधि है। ये सबसे पहले किसने दी, हेनरी कॉल्डवेल कुक, 1917। हेनरी कॉल्डवेल कुक ने सबसे पहली बार प्रयोग करके कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए, उनके ऊपर थोपा नहीं जाए कुछ भी ऐसा।
यानी बच्चा इंटरेस्ट ले। इंटरेस्ट कब लेगा? जब आप उसे खेल खेल में सिखाएंगे, प्ले वे मेथड से सिखाएंगे। तो ये कुछ ऐसी शिक्षण विधियां हैं। अब इन शिक्षण विधियों को कौन कौन सी ऐसे फैक्टर कहें, ऐसे घटक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। एक तो है विषय का ज्ञान। एक टीचर को विषय का ज्ञान काफी हद तक अच्छा होना चाहिए। संपूर्ण ज्ञाता तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में और आपका प्रेजेंटेशन है या क्लास मैनेजमेंट है, ये सब हमारे अध्यापन को प्रभावित करते हैं। क्लास का अनुशासन भी है, क्लास की संख्या भी है, ये सब, क्लास का समय भी है, सब प्रभावित करने वाले, एनवायरनमेंट भी है, सब हमारी कक्षा को प्रभावित करता है। तो ये कॉमन चीजें हमने पढ़ी थी और आज हम आगे स्टार्ट करें। अभी हमने क्या किया है कि कल की क्लास का रिवीजन किया है। ये देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आगे आने वाला है टूर्नामेंट, जिसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी इस 5 मिनट के अंदर एब्सेंट नहीं रहे आप, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल टूर्नामेंट वाला जो टॉपिक है, जिसको आपको करना ही होगा। जब आप फील्ड के अंदर जाएंगे, किसी भी स्कूल में, कहीं भी, कैसे भी आपकी उपस्थिति होगी, तो वहाँ पर आपको ड्रॉज डालना, फिक्सर डालना आना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है कि बचने का प्रयास करेंगे आप बचने का प्रयास करेंगे कि ड्रॉज डल गया क्या, तो हाँ डल गया, फिर बाद में जाओगे आप। ऐसा नहीं करना है, हमें सबसे पहले जाना है। अच्छा सोचें, अच्छा करें। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। यहीं से पढ़ना है हमें। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षण के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। जब हम अध्यापन कार्य करवा रहे होते हैं तो उस समय किन किन सिद्धांतों का हमें ज्ञान रखना चाहिए, किन किन का फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सभी चीज़ें, जैसे हमारी जो क्लास चल रही है तो आपको महसूस भी होगा कि हाँ ऐसा होता है जब शिक्षण करवाया जाता है। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो क्या होता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले करके सीखना सिद्धांत है, क्रियाशीलता वाला है, यानी लर्निंग बाय डूइंग वाला है। अध्यापक का अनुसरण करते हुए कौशल को सीखना है, यानी किसी भी विषय वस्तु को सीखना है, किसका अनुसरण करना है? टीचर का। अनुसरण इंग्लिश में बोले तो फॉलो करना है, और ये शिशुओं के लिए सबसे उत्तम विधि है। लर्निंग बाय डूइंग जो मेथड है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने टीचर का अनुसरण करते हैं। उनको क्या है, या हम यूं कहें लीड एंड फॉलो है। या लीड कौन करते हैं? टीचर्स करते हैं। फॉलो कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। आप जैसे जैसे एज ए टीचर बच्चों को काम देंगे, बच्चे आपकी तरह वैसे वैसे करने का प्रयास करेंगे, आपका अनुसरण करेंगे। ये हमारा सिद्धांत। और खेल विधि, जैसे कॉल्डवेल को किसकी क्या है, खेल विधि की क्या है, जनक है। प्ले वे मेथड किसने दिया? हेनरी कॉल्डवेल को। कब दिया था? 1917। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। और किंडरगार्टन जो है ये भी खेल विधि है, इसे बाल उद्यान विधि भी कहते हैं। किसने दी थी? फ्रोबेल ने दी थी। आदि ये सभी विधियां किसके लिए है? ये शिशुओं के लिए है, शैशवावस्था के लिए है, चाइल्डहुड के लिए है। जो हमारे शुरुआती 5 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये अच्छी विधियां हैं। प्ले वे मेथड, जहां पर बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। ये विधियां हमारा जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है कि यह विधि किसने दी, या खेल विधि सबसे पहले किसने दी, किंडरगार्टन किसने दी, मारिया वाली जो है तो वो तो नाम से पता चल रहा है अपने को उसने दी है, लेकिन किंडरगार्टन ने किसने दी? फ्रोबेल ने। और सबसे पहले प्ले वे मेथड शुरू किसने कराया? तो कॉल्डवेल कुक ने कराया, याद रखें। अब जो पढ़ रहे हैं, जब आप शिक्षण करा रहे होते हैं, टीचिंग कराते हैं, तो दो तरफा सक्रियता होनी चाहिए। इसका हमने पहले भी पढ़ा था, ये सिद्धांत हमारा शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों में भी हमने पढ़ा, यूनिट 3 के अंदर, याद है आपको? यहां पर दो तरफा सक्रियता का मतलब यह है कि एक अध्यापन जो भी टीचर यहां से करा रहे हैं वो भी एक्टिव हैं, सतर्क हैं, सक्रिय हैं, और पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो फिजिकली क्लास के अंदर मौजूद है, लेकिन उसको चाहिए कि वो मेंटली भी क्लास के अंदर मौजूद रहे।
और जब आप स्टूडेंट फिजिकली एंड मेंटली दोनों रूपों में यहां से जुड़ा हुआ है, अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ है, तब बेहतरीन सीखना होता है। समझ गए बात? यही दो तरफा सक्रियता वाला होता है। अब जब आप फिजिकली यहां पर बैठे हैं लेकिन मेंटली कहीं चले जाते हैं, तो जो कुछ भी यहां पढ़ा है वो आपके समझ में नहीं आया है। तो ये भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक मानवीय प्रवृत्ति है। जब कोई भी विषय वस्तु बीच में ऐसा कुछ आ जाती है तो हम चले भी जाते हैं, लेकिन जब भी चले जाते हो तो जल्दी वापस आ जाया करो, नहीं तो फिर क्या है कि मैटर ज्यादा खिंच जाता है। जल्दी वापस आओ। तो दो तरफा सक्रियता शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक, विद्यार्थी, खिलाड़ी क्या है, दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय होने चाहिए। तैयार की स्थिति में स्टूडेंट को हमेशा जिज्ञासु बनना चाहिए, और जिज्ञासा शब्द का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखना, हमेशा जानने की भूख होनी चाहिए। हमें हंगर बनिए, आप ज्ञान के मामले में हंगर बनिए कि हमें तो बहुत सारा सीखना है, ऐसा बनिए। तीसरा बिंदु, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जब क्लास चलती है, सीखने और सिखाने की बात आती है, तो उस समय मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा बहुत जरूरी है। क्या ऐसा होता है हमारी क्लास के अंदर? होता है। बार बार जगाने का प्रयास करता हूं आपको कि आप कैसे चल रहे हैं, क्या स्तर है आपका, और आप थोड़ा सा ट्रैक पर आने की शुरुआत करते हैं, फिर से भूल जाते हैं, फिर से जगाता हूं। तो शिक्षण प्रक्रिया में अभिप्रेरणा व पुनर्बलन, पुनर्बलन बोले तो आपकी शाबाशी, प्रशंसा। तो आप जब आप ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, रिजल्ट आता है, तो बाकायदा मैं यहाँ पर बुलाता हूँ और पुनर्बलन दिया जाता है, शाबाशी दी जाती है और प्रशंसा की जाती है। जो विनर्स होते हैं उनकी आपके लिए भी कहा जाता है कि आप भी अच्छा करिए, आप भी इनके तरह मंच पर आइए। तो यहाँ अभिप्रेरणा या मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और पुनर्बलन भी का उचित प्रयोग करके क्या करना है, क्योंकि अभिप्रेरणा है तो अधिगम है। यहाँ एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि अपने स्टूडेंट्स के अंदर वो रुचि को बनाए रखें, इंटरेस्ट को बनाए रखें, उसे मोटिवेट करते रहें, उसे जोड़े हुए रखें विषय वस्तु से। अगला है आवृत्ति का सिद्धांत, यानी बारंबारता की बात है। किसी भी क्रिया या कौशल को बारंबार करके बताना। कई बार ऐसे टॉपिक होते हैं जो समझ नहीं आता है, तो उसको दोबारा से बताया जाना चाहिए। दोबारा से कब? जब बच्चा कोई आकर क्लास के बाद यूं कहे कि सर ये समझ नहीं आया, तो उसको समझा दिया जाए। या सामूहिक रूप से अगर किसी को समझ नहीं आया तो दोबारा पूरा बताना चाहिए। जैसे टूर्नामेंट वाला आएगा, ये टेक्निकल है, तो अगर आपको समझ नहीं है तो मैं पूर्व में आपको ये कह रहा हूं कि आप मुझसे कितनी भी बात पूछें, लेकिन टूर्नामेंट का टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। यहां तो एक एक चीज हमें क्लियर हो रही है, और नोट्स में इतनी साधारण लैंग्वेज लिखी गई है कि आपको पढ़ते ही एकदम समझ में आ रही है कि किसी भी कौशल या स्किल को क्या करना है। एज ए कोच या फिर कोई टीचर है, तो किसी भी विषय वस्तु को अगर समझ में नहीं आए तो उसे दोबारा बताया जाए। और रोचक व आकर्षक, आकर्षण की जगह आप आकर्षक शब्द लिखें। गतिविधि हो, यानी कोई भी विषय वस्तु अगर है, चाहे वो स्किल हो, कोई टेक्निक हो, या हम बात करें कोई एकेडमिक विषय वस्तु है, कैसी भी है, लेकिन उसको रोचक बना देना है। अध्यापन की कला से, अपने स्टाइल से क्या करना है, उसे रोचक बना देना है। यानी कौशल जितना रोचक और सरल, आकर्षक होगा, शिक्षण उतना ही प्रभावी होगा। वैसे तो प्रोजेक्ट मेथड आने के बाद क्या है कि शिक्षण है वो रोचक बनी गया है, लेकिन फिर भी अगर विषय वस्तु बहुत सीक्वेंस से, बहुत तरीके से हेडलाइन को क्लियर करते हुए अगर आप बताते हैं, तो 100% है कि बालक को दोबारा यहां पर पूछने की आवश्यकता नहीं होती, अगर दो तरफा सक्रियता है तो। सही कह रहा हूं ना? दो तरफा सक्रियता है तो यहां पर यह बहुत सरल टॉपिक है। चयन का सिद्धांत, गतिविधि, कौशल, विषय का चयन विद्यार्थी के स्तर के अनुसार किया जाना चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। का मतलब जैसा हमें सिलेबस गया वही है। तो आपके लिए चयन गतिविधियां जो भी हो चुकी है, सिलेबस है हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और जीवन से संबंधित कार्यक्रम सिद्धांत का मतलब होता है शिक्षण का व्यावहारिक पक्ष। व्यावहारिक पक्ष जीवन से संबंधित होना चाहिए, यानी व्यावहारिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। हालांकि हमारे ये जो एकेडमिक जो शिक्षा है वो एक बैग में सीमित होते हुए भी फिजिकल एजुकेशन की, शारीरिक शिक्षा की जो भी विषय वस्तु है, उससे तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। और हम केवल एकेडमिक या उस सिलेबस की बात नहीं करते, जीवन के विभिन्न पक्षों की भी हमेशा बात कहीं न कहीं होती है कि नहीं होती है।
इसलिए शारीरिक शिक्षा की विषय वस्तु केवल एक सैद्धांतिक नहीं हो सकती, बल्कि प्रैक्टिकल भी होते हैं, हमारे जीवन से भी जुड़ी होती है। तभी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होता है मानसिक विकास करना, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। और अब प्रश्न पूछ ले आपसे कि शिक्षा और शारीरिक शिक्षा दोनों मिलकर निम्नलिखित में से किसका विकास करेंगे? मानसिक विकास करेंगे। जब दोनों का साझा उद्देश्य पूछा जाता है तब मानसिक विकास करेंगे। मैं आपको फिर से रिकॉल करूंगा कि मानसिक विकास सर कैसे करेगी, क्योंकि शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास भी करती है, मानसिक विकास भी करती है, सामाजिक, संवेगात्मक, भावनात्मक सब करती है वो, लेकिन शिक्षा क्या करती है? केवल मानसिक विकास है। तो शिक्षा का मानसिक विकास उठाया और इधर से शारीरिक शिक्षा का मानसिक विकास, दोनों की सिमिलर बात हुई, दूसरा कोई एस्पेक्ट है ही नहीं, केवल कौन सा है? मानसिक है। इसलिए याद रखें कि जब भी शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का साझा उद्देश्य पूछा जाए तो मानसिक विकास, ठीक है। तो व्यवहारिक और गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा है तो वो ज्यादा बेहतर है। अब हम पढ़ रहे हैं रचना तथा मनोरंजन का सिद्धांत। तो शिक्षण प्रक्रिया में रचनात्मकता एवं मनोरंजन का पर्याप्त समावेश होना चाहिए। जब इस तरह से क्लास चलती है तो थोड़ा थोड़ा रिक्रेशन भी जरूरी होता है थोड़ा थोड़ा। क्या बोरिंग लगती है मेरी क्लास आपको? थोड़ा थोड़ा कभी कभार रिक्रेशन होता भी है, तो ये भी जरूरी चीजें हैं, बहुत जरूरी चीजें हैं। और सरल से कठिन सिद्धांत का मतलब यह है कि शिक्षण प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए? सरल से कठिन। किसी भी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं तो उसके हेडिंग क्लियर करें, उसके मूल विषय वस्तु क्या है उसको क्लियर करना जरूरी होता है। विद्यार्थी के ज्ञान का स्तर, यानी शिक्षकों को विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर पता होना चाहिए, ये तो जरूरी है। अब मुझे पता है ये जो हमारे विद्यार्थी जो सामने बैठे हैं इनका जो ज्ञान का स्तर है मुझे पता है, सबको यहाँ ऑनलाइन बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा डीपीएड जो लेवल है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है, आफ्टर 12th होता है और थर्ड ग्रेड के लिए केवल एलिजिबल होता है। क्या डीपीएड वाला सेकंड ग्रेड में एलिजिबल होता है? नहीं, सिर्फ थर्ड ग्रेड के लिए होता है। तो थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस होता है वो डीपीएड के अनुकूल, यानी 12th तक का सामान्य ज्ञान होता है। और जब आप बीपीएड की बात करेंगे, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे, इसका मतलब आप थर्ड ग्रेड में भी एलिजिबल है और सेकंड ग्रेड में भी एलिजिबल है। तो दोनों को अपने विषय के अनुसार, यानी ज्ञान कितना है उस स्तर पर होता है। तो टीचर को ज्ञान होना चाहिए कि डीपीएड वाले कितना ज्ञान रखते हैं और बीपीएड वाले कितना रख रहे हैं। कहीं सम्मान तो नहीं रख रहे, दोनों अंतर है। अगला पढ़ रहे हैं कक्षा प्रबंधन यानी क्लास मैनेजमेंट। हाँ, यानी क्लास मैनेजमेंट भी हमारा शिक्षण का एक सिद्धांत है, क्योंकि क्लास मैनेजमेंट भी प्रभावित करता है। सर क्लास मैनेजमेंट में क्या है? क्लास मैनेजमेंट का मतलब कक्षा की संरचना, किस तरह से बच्चे बैठे हैं या अगर खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं, बाकी आपका ग्राउंड है तो प्रैक्टिकल में ग्राउंड मार्किंग ये सब चीज़ें देखी जाएगी। और क्लास मैनेजमेंट अगर हम एकेडमिक में हैं, किसी कक्ष के अंदर है तो प्रकाश व्यवस्था कैसे है, रूम कैसे है, उसका आकार कैसे है, सभी चीज़ें ये प्रभावित करने वाली होती है। यानी कक्षा का उचित एवं अनुकूल प्रबंध, जैसे बैठक व्यवस्था होगी, कक्षा हवादार हो, उचित प्रकाश हो और शोर मुक्त होना चाहिए, ये सभी ठीक है ना? सभी ठीक है। हमारा कक्षा क्या वातानुकूलित है कि नहीं? एयर कंडीशनर लगे हुए हैं तो ये वातानुकूलित है, फिर भी आप ऐसा महसूस नहीं कर रहे हो। क्या आपको बाहर से कोई शोरगुल सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। प्रकाश की व्यवस्था ठीक है, आपके बैठक की व्यवस्था भी ठीक है। हाँ। अब आता है शिक्षण सामग्री, यानी जब हम टीचिंग कराते हैं तो कुछ हमें टीचिंग एड्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी कुछ शिक्षण सहायक सामग्री भी होती है। अगर वो नहीं है तो हम अच्छा अध्यापन नहीं करा सकते, जिसमें डिजिटल बोर्ड आ गया आपका, ये क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री है। ये मार्कर, ये भी क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री। कहने का मतलब जितने भी आप ये देख रहे हैं, ये टीचर जो स्टैंड है ये भी अपने आप में क्या कर रहा है? ये भी शिक्षण सहायक सामग्री में आता है कि यहाँ पर अगर टीचर अगर हाइट में होते हैं तो बच्चों और टीचर के बीच में पूरा संवाद हो पाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। तो देखिए, पर्याप्त शिक्षण सामग्री का समावेश होना, जैसे
विषय वस्तु यानी पूरा विषय वस्तु हो, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद में चार्ट, श्रव्य दृश्य साधन जैसे डिजिटल बोर्ड, स्लाइड, प्रोजेक्टर, देखा ना आपने, सीधा ऐसे हैंगिंग एक प्रोजेक्टर होता है और फोकस पड़ता है यहाँ पर, वाइट स्क्रीन पे हम देखते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उसका चलन कम होता जा रहा है। जैसे डिजिटल बोर्ड आया तो सबको किनारे कर दिया है। और उसके बाद बोर्ड मार्कर हो गया, पोडियम हो गया, ये लेक्चर स्टैंड है, ये तो पोडियम है, लेक्चर स्टैंड आदि, ये सभी क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री है। अनुकूल समय क्या होता है कक्षा का, हम अध्यापन की बात कर रहे हैं ना, यानी शिक्षण के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो अनुकूल कक्षा का समय कौन सा होगा। तो शिक्षण प्रक्रिया में समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अधिगम के लिए प्रातः काल का समय अच्छा होता है, भोर का समय अच्छा होता है सीखने के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे अभी इवनिंग सेशन में आपकी क्लास चल रही है, लेकिन आप बहुत जल्दी उठ करके और अपनी क्लास का बहुत अच्छे से रिवीजन करें तो बहुत बेहतर रहेगा। एक अनुभव के तौर पर आपको बता सकता हूं कि सुबह का 2 घंटे का रिवीजन दिन के 4 घंटे के बराबर होता है। इतना अच्छा होता है, हमारा मस्तिष्क जो है बहुत ही कंसंट्रेट होता है, बहुत ही एकाग्र होता है। हम विभिन्न प्रकार के जितने भी बाधाएं, विभिन्न प्रकार के जितनी भी हमारे डिस्टर्ब करने वाली जो चीज़ें होती है सब किनारे होती है। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारी विषय वस्तु पर होता है। और जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसको अपने से कितनी दूरी पर रखना है, कम से कम 5 फीट की दूरी पर रखना है। देखिए, मैं डेली आपको याद दिला रहा हूं, जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं, अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जहां भी बैठे हैं, उस जगह से आपका मोबाइल कम से कम 5 फीट की दूरी पर। कहने का मतलब, अगर आप हाथ लंबा करें तो उस मोबाइल तक पहुंचना नहीं चाहिए, तब आप कंसंट्रेट रहेंगे। अगर आपकी रेंज मोबाइल तक है तो न चाहते हुए भी उस मोबाइल को बार बार आप लेने का प्रयास करेंगे। ये आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। अगर मोबाइल से दूरी बनानी है तो ये सिद्धांत है, ये एक प्रिंसिपल है कि इस इंस्ट्रूमेंट को आप कम से कम 5 फीट की दूरी पर रखिए, आदत बनेगी आपकी। नियोजन सिद्धांत अगला है कि एक अच्छे शिक्षक को पाठ योजना का निर्माण करके, यानी बहुत अच्छी पूर्व तैयारी करके बच्चों के समक्ष क्लास में उपस्थित होना चाहिए। चाहे वो प्रैक्टिकल क्लास हो, चाहे वो थ्योरी की क्लास हो, एक शिक्षक को आजीवन शिक्षार्थी बने रहना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, ऐसे शिक्षक जो अपडेट नहीं है, वर्तमान विषय वस्तु क्या है, नवीन पद्धतियां क्या है, अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो उनको क्लास में नहीं जाना चाहिए। यानी क्लास में जाए तो अपनी विषय वस्तु की पूर्ण तैयारी के साथ में जाना चाहिए। यानी विषय वस्तु की पूर्व लिखित तैयारी, पाठ योजना, लेसन प्लान का मतलब यही होता है, करनी चाहिए और अध्यापन करवाया जाना चाहिए, तब आपका बेहतरीन अध्यापन होगा एज ए टीचर। अब हम बात कर रहे हैं कि शिक्षण के अंदर जो प्रेजेंटेशन होता है, जो प्रस्तुतिकरण होता है, उसकी प्रोसेस क्या है। आपके पास कंटेंट अच्छा है, विषय वस्तु अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब आपकी वो एक स्टाइल, वो एक तरीका कि उस कंटेंट को बच्चों के स्मृति के ऊपर आप कितना फीड कर पाते हैं, ये आपके अंदर योग्यता हो। और ये योग्यता बाय बर्थ गॉड गिफ्टेड होती है। हर एक टीचर के अंदर ये योग्यता अलग अलग होती है। अब उस कंटेंट को विद्यार्थी की स्मृति पर, उसके स्मृति के पटल पर फिक्स करनी है, तो कैसे प्रेजेंटेशन है कि विषय का ज्ञान हो और अपडेट रहे। विषय के ज्ञान के साथ में क्या है, अपडेट रहे, वर्तमान स्थिति के साथ चलते रहे। और शाब्दिक व्याख्या, कठिन शब्दों की व्याख्या जरूरी है। जैसे ही कहीं विषय वस्तु में कठिन शब्द आता है तो उसकी व्याख्या करें कि इसका अर्थ क्या होता है। आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि जब कोई लंबा शब्द आता है तो ये कहा जाता है कि आप इस शब्द को तोड़कर पढ़ें। स्टेनोक्लेडोमास्टोइड एक शब्द आया था, याद है आपको? ये क्या है, बहुत सारे, लेकिन ऐसे शब्द लंबे जो मैं कह रहा हूं। स्टेनोक्लेडोमास्टोइड क्या है? ये गर्दन की पेशियां हैं, है कि नहीं है? तब मैंने आपको उस समय कहा था कि इसको तोड़कर पढ़ें आप। क्या कहा था? स्टेनो
क्लेडोमस्टोइड, ऐसे अगर आप तोड़कर पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। या फिर ऐसे कोई शब्द ऐसे हैं तो उनका अर्थ बताया जाना चाहिए। और प्रदर्शन करके यदि किसी भी विषय वस्तु की जरूरत पड़ रही है प्रदर्शन करने की तो प्रदर्शन करके बताया जाना चाहिए। और कथोपकथन यानी कथनों की व्याख्या होनी चाहिए। अगर कोई कथन पूछा जा रहा है तो उसकी व्याख्या होना चाहिए। जैसे ये बात किसने कही थी कि आज भारत के युवाओं को भगवत गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि फुटबॉल के मैदानों की है। ये बात किसने कही थी? हम सब के युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हम सब के युवाओं के प्रेरणा स्रोत किसने बात कही थी? ये स्वामी विवेकानंद। इसका मतलब ये है कि स्वामी जी ने भगवत गीता का विरोध नहीं किया है, बल्कि ये कहा है कि गीता तो पढ़िए आप, लेकिन फुटबॉल के मैदान में जरूर जाइए आप। कहने का मतलब अपने आप को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए खेल से जुड़िए, मैदान से जुड़िए आप, है कि नहीं? तो ये ऐसे कथन है, इनका अर्थ बताना या कथनों की व्याख्या करना ये भी जरूरी है। व्याख्यान व प्रोजेक्ट विधि का क्या करना है? प्रयोग करना है। अच्छे अध्यापन में ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वर्तमान समय के डिमांड के अनुसार हम चल रहे हैं कि वर्तमान समय में कैसा अध्यापन होना चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड वाला होना चाहिए, जो कि हमारा चल रहा है। वाद विवाद एवं विचार विमर्श ये भी एक तरह का क्या है कि जब भी ऐसा विचार विमर्श कर रहा हो, जैसे हम आज हमने जो पढ़ लिया है तो इस क्लास का रिवीजन कब होगा? कल, हमेशा। यानी जैसे हमारी आज की क्लास हुई है तो सबसे पहले आते ही हम क्या करते हैं? उस क्लास का रिवीजन पहले करते हैं, क्योंकि मैं 4 टाइम्स पढ़ना है। फिर से याद ले देता हूँ, एक अभी पढ़ रहे हैं, एक आप अपने घर जाकर अपने रूम पे जाकर उसका रिवीजन करेंगे, दूसरा आप अगले दिन आओगे उससे पहले आपको रिवीजन करना है, और उसके बाद में फिर से मेरे द्वारा यहाँ रिवीजन कितने? 4 टाइम, तब जाकर स्थायीकरण आता है, किसी भी विषय वस्तु को सीखते हैं यार। उसके बाद अपना जो रेगुलर जो रिवीजन है वो तो चलता है। दूसरा, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन जरूरी होता है शिक्षण के अंदर, ये भी प्रेजेंटेशन में होना चाहिए कि पुनर्बलन की बात हो। पुनर्बलन यानी अगर आपने अच्छा किया है तो उसकी ये होना चाहिए कि आपने अच्छा किया बताना चाहिए। और मोटिवेशन बहुत जरूरी। और मूल्यांकन प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक, तो मूल्यांकन भी होना चाहिए। केवल पढ़ते रहेंगे, जब टेस्ट नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं? तो संडे को अपना टेस्ट होता है, जिससे क्या है कि मूल्यांकन हो जाता है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, कक्षा प्रबंधन यानी क्लास मैनेजमेंट। ये भी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये भी है या तो हमें कोई थ्योरी की क्लास लेनी है या फिर ज्यादातर प्रैक्टिकल क्लास लेनी है। शारीरिक शिक्षा की मूल संकल्पना वर्तमान में क्या है? शारीरिक क्रियाकलाप या फिर शारीरिक गतिविधियां। शारीरिक क्रियाकलाप कहें, शारीरिक गतिविधियां कहें, या फिर फिजिकल ट्रेनिंग कहें, ये हमारे शारीरिक शिक्षा की मूल विषय वस्तु है। यानी हम शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से, फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चे का सर्वांगीण विकास करते हैं। हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल क्लास से। थ्योरी है लेकिन पहले हमारी कौन सी क्लास है? प्रैक्टिकल क्लास है। तो देखिए आप यहां क्लास मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। एक कक्षा को संचालित करना है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है? कक्षा प्रबंधन विद्यालय प्रशासन का, यानी जो संस्था है, जो इकाई है, उसका ये दायित्व है ना कि क्लास मैनेजमेंट को ठीक करके दें हम, कुछ कक्षा प्रबंध को ठीक करके, ये सभी चीजें प्रभावित करने वाली जो हम देख रहे हैं। और एक मुख्य कार्य जिसका निष्पादन यानी इम्प्लीमेंटेशन विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। इसके अंतर्गत मानवीय तथा सामाजिक मूल्यों का पूरा ध्यान में रखा जाता है। कक्षा के विद्यार्थी भिन्न भिन्न सामाजिक परिवेश से आते हैं, अतः उनके अपने आदर्श होते हैं, अपने मूल्य होते हैं और अपनी मान्यताएं होती है। और विद्यालय प्रशासन को इन सभी बातों का ध्यान में रखना है। और विद्यालय प्रशासन में अब शिक्षक भी शामिल हो जाएंगे, यानी एक शिक्षक को भी क्लास मैनेजमेंट में ये बातें ध्यान में रखें। सर ये जो आदर्श मूल्य ये क्या है? देखिए हमारे सामने या हमारी क्लास के अंदर विभिन्न स्तरों के बच्चे आते हैं हमारे सामने, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी जाति धर्म का हो, हमारे सामने एज ए टीचर वो बच्चा क्या है? विद्यार्थी है, ठीक है। और वो विद्यार्थी अपनी कुछ सामाजिक रीति रिवाज लेकर आता है,
अब कई बार हमने ये भी देखा है कि टेबल कुर्सी की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो बच्चा स्टूडेंट कह रहा है सर मैं तो नीचे बैठूंगा, मैं तो नीचे बैठूंगा, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। इसी इन टेस्टों में भी कई बार हम देखते हैं, कई बार देखते हैं कि सर इस चेयर पे नहीं, मैं नीचे बैठ जाऊं क्या। और ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं। तो क्या उसको ये कहेंगे कि मत बैठिए? नहीं, हमें एडजस्ट करना है, ये चीजें हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग अपनी परंपरा रीति रिवाज है, जैसे कोई ऐसे कड़ा पहन के आया है, ये चीजें सारी प्रभावित करती है, क्योंकि अनुसरण होगा। अब उसने कड़ा पहना तो दूसरे वाला उससे भी देखता है कि इसने पहना तो मैं भी पहनूं। बच्चों में तो ये प्रतिस्पर्धा भी होती है। अब वो कड़ा पहन के आया है तो ये भी टीचर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी बात है। अगर वो कह दे कि ये तो भैरव जी की तांती है, हाँ बताओ, अगर वो कह दे कि ये भैरव जी की तांती है तो आगे क्या कहोगे आप? और उसके हाथ में ऐसे कोई और ब्रेसलेट टाइप का कोई ईस्ट वाला पहन रखा है, किसी ने जड़ूला ऐसे लंबा कर रखा है, सर फेरी बोली हुई है और इसको हम जाएंगे और वहां पर ये जड़ूला हमारा उतारा जाएगा। अब ये क्या है? ये है क्या, इन सब प्रभावित करते हैं। भाई आप क्लास के अंदर क्लास मैनेजमेंट को अच्छा कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि हमारे स्मार्ट क्लास हो, हमारा बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो, और एक बच्चे ने ऐसे बढ़ा रखा है तो दूसरे वाला उससे प्रेरित होता है कि इसने कर रखा है, कड़ा इसने पहन रखा है, इसका ये भी, यानी ये इस एज के अंदर होता ही होता है। तो इन चीजों को बहुत धैर्य के साथ है, क्योंकि मनोविज्ञान हमने पढ़ी है, हमने साइकोलॉजी पढ़ी है, बहुत तह में जाकर अध्ययन करना है कि ये बालक जानबूझ के कर रहा है या इसमें वास्तविकता भी है क्या। तो ये चीजें हमें प्रभावित करती है कि क्लास मैनेजमेंट को करना तो सभी चीजें आपको देखनी है। अगर कोई नीचे बैठना चाह रहा है तो उसे समझाना है कि देखिए सभी बच्चे जब आप टेबल चेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो आप भी बैठिए, आप भी ऐसा करिए। अब उसके साथ भी आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, बल्कि आपको क्या करना है, अच्छा व्यवहार करना है। अच्छा व्यवहार करके अच्छे टीचर जैसा परिचय देते हुए उसको अन्य बच्चों की तरह टेबल चेयर पर बिठाना है। ये एक टीचर के अंदर भी क्या होनी चाहिए, कला होनी चाहिए। अब हम बात करें कि विद्यालय परिसर, उसके बाद कक्षा प्रबंधन का जो मुख्य आधार है वो है कक्षा की संरचना। अब आपसे पूछ ले क्लास मैनेजमेंट का मेन बेस क्या है, तो कक्षा संरचना। संरचना में बोले तो अगर आप बैठे हैं तो बच्चे किस तरह से बैठेंगे, अगर खड़े हैं तो किस तरह से खड़े होंगे, और वो इस तरह से बैठे और वो इस तरह से खड़े रहें कि आपस में टीचर और स्टूडेंट का संवाद होता रहे। अब कई बार होता है ऐसा कि बच्चे आपने व्यवस्थित तरीके से नहीं बिठाए और आपने अपने खुद का जो स्थान है वो सही नहीं किया। अब मैं इससे नीचे उतर जाता हूं, नीचे उतर जाऊंगा तो मैं सब कुछ जो है वो एक जैसा ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ एक मेरे को दिख ही नहीं रहे, कुछ एक गर्दन नीचे आकर बैठे हैं। इसलिए मैंने क्या किया है, ये शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया है, टीचर स्टैंड बनाया है, ताकि यहां ऊपर से सबको ऑब्जर्व किया जा सके। और अगर आप कोई क्लास ले रहे हैं तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम प्रत्येक विद्यार्थी के फेस को रीड कर सकें और बच्चा टीचर को देख सके। नहीं तो क्या है, कोई आगे आएगा, कोई ये करेगा, कोई ये करेगा, कोई ऐसे देखेगा। अगर आपने सही ढंग से बच्चों को खड़ा नहीं किया तो ऐसा ही होगा। या जैसे आपकी कक्षा की जो भी टॉपिक है, जो भी विषय वस्तु है, उसके अकॉर्डिंग आपको खड़े भी रखना है। तो वो एक कक्षा संरचना होती है कि आप अगर खड़ा रखेंगे बच्चों को तो किस तरह से, बिठाएंगे तो किस तरह से, हम बात कर रहे हैं। देखिए, यानी क्लास मैनेजमेंट की अगर मुख्य बात पूछी जाए तो कक्षा की संरचना, स्ट्रक्चर, अर्थात शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को किस तरीके से बैठाया जाए या खड़ा रखा जाए, यह सब किसके विवेक पर डिपेंड करता है, अध्यापक। टीचर की जिम्मेदारी होती है, टीचर अपनी क्लास का किंग होता है। अब संस्था प्रधान है, वो अपनी उस जगह पर है, लेकिन जिस क्लास के अंदर जो टीचर गया है उसकी 100% जिम्मेदारी है उस पूरी क्लास के अंदर क्या क्या बदलाव करने हैं, गर्ल्स को किधर बिठाना है, बॉयज को किधर बिठाना है, कैसे बिठाना है, कमजोर बच्चों को कहाँ बिठाना है, ब्रिलियंट को कहाँ बिठाना है, जो बैक बेंचर्स जो पीछे बैठे हैं उनको कैसे मैनेज करना है। ये सब अपने क्लास जो भी क्लास के अंदर टीचर है उसकी जिम्मेदारी होती है।
आप देखो कि यानी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को किस तरह से बैठाया जाए या खड़ा रखा जाए, यह सब अध्यापक के विवेक पर डिपेंड करता है। और एक आदर्श कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है? 35 से 40 होती है। जैसे स्कूल स्तर की हम बात कर रहे हैं तो वहां क्या है कि एक आदर्श संख्या है। बाकी कक्षा का जैसा साइज है उसके अकॉर्डिंग वो हो सकता है। गवर्नमेंट स्कूलों में जो एक आदर्श साइज होता है एक रूम का, क्लासरूम का, वो 20x20 फीट का होता है, जहाँ पर बच्चे आराम से कितने 35 से 40 की स्थिति में टेबल चेयर पर बैठ सकते हैं। तो ये आदर्श संख्या है। अगर प्रश्न पूछे तो 35 से 40 का है। अलग अलग गतिविधि के अनुसार कक्षा संरचना भी क्या होती है? अलग अलग। यानी कोई भी विषय वस्तु अगर आप सिखा रहे हैं तो उसके टॉपिक के अनुसार अलग अलग कक्षा संरचना होती है। आप देखेंगे और आपने प्रयोग भी किया है क्योंकि आप डिग्री जो है वो रेगुलर करके आए हो। इसलिए शारीरिक शिक्षा में कक्षा संरचना के प्रकार, आपको सब बात याद आएगी। आपकी डिग्री के दौरान आपने जो भी किया वो सब याद आएगी बात। एक होती है मुक्त संरचना या फ्री क्लास स्ट्रक्चर। यानी इस फ्री क्लास स्ट्रक्चर का मतलब है कि स्टूडेंट जैसे मर्जी खड़े रहे, कोई पंक्ति नहीं है, कोई लाइन नहीं है। ये देखिए, आप इधर इन इमोजी को देखिए, मैंने क्लास बनाने के लिए इसका प्रयोग किया है। बताओ यहां पर कोई बच्चों की आपको लाइन दिख रही है? नहीं दिख रही। नहीं यहाँ पे कि जैसे मर्जी बच्चे खड़े हो गए, ठीक है। क्योंकि हम बच्चों को कहां ले गए थे? भ्रमण या फिर पिकनिक के लिए। तो जब आप बच्चों को भ्रमण या पिकनिक के लिए ले जा रहे हैं, कुछ दर्शनीय स्थलों की ओर ले जा रहे हैं, वो दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, तो क्या हर जगह कोई पंक्ति बनाना जरूरी है? नहीं ना। यह कौन से स्ट्रक्चर हो गई है? फ्री क्लास स्ट्रक्चर। बच्चे यहां पर फ्री है। लेकिन देखिए, भ्रमण या पिकनिक के लिए उपयुक्त संरचना जब गाइड की उपस्थिति, जब गाइड हो, गाइड कौन होता है? जो हमारा उस समय लीडर होता है, जो उस विषय वस्तु के बारे में बताता। आप किसी ऐतिहासिक स्थल पर किसी फोर्ट या किसी किले को देखने के लिए जाते हो, वहां पर गाइड होता है। वो इसलिए होता है कि वो उसके बारे में पूरा बताए। नहीं तो आप केवल घूम के आ जाएंगे। जब वो बताएगा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ये क्या है या इसका पास्ट क्या था। अब जो गाइड है, हाँ, यहाँ पर गाइड शिक्षक भी हो सकता है जो आपके साथ, अगर उनको पता है तो वो भी हो सकते हैं, या फिर जो फोर्ट है, जो किला है, उसका भी गाइड हो सकता है। अब देखिए, जब गाइड के उपस्थित, इसमें विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसमें शिक्षक का या जो गाइड है उसका स्थान क्या होगा? अपेक्षाकृत विद्यार्थियों से क्या होगा? ऊंचा। अब बताओ ऊंचा क्यों होगा? ताकि वो बच्चों को देख सके, वो उन सब को देख सके, और जो शब्द आए हैं वो उनको देख सके और उनके बारे में वो बता सके। इसलिए जो भी गाइड होता है वो दौड़ कर क्या है कि ऊंचे स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है और सभी को कहता है आ जाओ आ जाओ, सभी आ जाओ। तो अब जब वो आ जाओ, जब यहाँ खड़े हुए हैं, वो किस स्थिति में खड़े हैं? ऐसे खड़े हैं वो, कि कोई भी पंक्ति नहीं है, कोई भी पंक्ति नहीं है, अपनी मर्जी से खड़े हुए, इसलिए कि हम आराम से इनकी बात को सुन सकें। और जैसे ही उस विषय वस्तु के बारे में बता दिया, वो गाइड आगे फिर से चलता है और ऊंचे स्थान पर जाकर फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से कहता है अब आप यहाँ हो, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो इसमें सर प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जब भ्रमण या पिकनिक जैसे कार्यों या कार्यक्रम के लिए कक्षा संरचना निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी? तो फ्री क्लास स्ट्रक्चर, जिसमें बच्चा फ्री होता है वहां खड़े रहने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फाइल या संरचना श्रेणी या फाइल स्ट्रक्चर जो होता है यहां किस लिए है? तो इसमें खिलाड़ी पंक्तिबद्ध रूप से यहां लाइन में खड़े रहना पड़ेगा भाई, खिलाड़ी हो जाए या फिर जो भी बच्चे विद्यार्थी हो जाए, एक पंक्तिबद्ध रूप से खड़े होते हैं। इस संरचना का प्रयोग जैसे मांसपेटी करा रहे हैं, डंबल्स करा रहे हैं, लेजियम करा रहे हैं, मार्चिंग यानी परेड करा रहे हैं आप के लिए किया जाता है, और आदेश विधि का यहाँ पर प्रयोग होता है। अब आप बताओ, आप सबने किया है स्कूल स्तर पर, आपने पीटी भी की है, डंबल हो सकता है कम ने किया हो, लेजियम कम ने किया हो, लेकिन परेड तो करी, इसमें भी आपने कहीं ना कहीं क्या है पार्टिसिपेट किया है। तो क्या आप इस तरह के इन लाइनों में नहीं खड़े हुए? तो ये थे। इसका मतलब है कि फाइल संरचना निम्नलिखित में से इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब रिदमिक क्रियाएं हो। रिदमिक बोले तो लय और ताल के साथ की जाने वाली, चाहे वो मांसपेटी हो, चाहे डंबल हो, चाहे लेजिम हो, चाहे परेड यानी मार्चिंग, ये सभी क्या है? रिदमिक क्रियाएं हैं। और इसके अंदर अगर पंक्तियां अच्छी और सीधी हो, आपने दिल्ली की परेड देखी होगी, उनकी पंक्तियां देखी होगी,
या फिर और कोई जिला स्तर का भी अच्छा कार्यक्रम होता है तो उनकी पंक्तियां कितनी सीधी होती है, हाथ पैरों का कितना एक अच्छा संयोजन होता है, क्योंकि ये रिदमिक क्रिया है, ये तो प्रदर्शन में अच्छी लगती है जब एक जैसा किया जाता है। तो यहां पर फाइल संरचना है। अगला टुकड़ी संरचना, ट्रुप्स या ग्रुप की बात करें, इस दल संरचना प्राय कब, जब आप शिविर में है, पिकनिक में है, या और एनसीसी या एनएसएस में श्रमदान है तो स्पेशली प्रयोग में लाई जाती है। आप बच्चों से अगर कुछ श्रमदान कराना चाहते हैं तो आप अलग अलग उसे टुकड़ों में बांट सकते हैं। जब टुकड़ों में बांटकर अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है तो काम बहुत अच्छे से होता है। आपने पूरे स्कूल को या पूरे ग्रुप को ये कह दिया कि ये काम कर लो, तो कोई खड़ा रहेगा, कोई कुछ करेगा, कोई बातें करेगा, है नहीं। अब आप क्या करेंगे, आपने इनको क्या कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया, टीमें बना दी इनकी और एक एक लीडर बना दिया और आप फ्री हो गए। हाँ, ध्यान रखना भी आप अपनी टीम को, ये आपको इधर देखना है, ये इधर आपको श्रमदान करना है, आपको इधर करना है और इस टुकड़ी को इधर करना है, ऐसा कह दिया आपने और ये काम हो गया। यानी और जो एनसीसी और जो एनएसएस जैसे सेवा भाव के कार्य होते हैं, और आप में से भी जो भी एनसीसी अगर कुछ जुड़ा है, स्काउट गाइड से अगर कोई जुड़ा है, एनएसएस से अगर जुड़ा है, वो व्यक्ति वास्तव में ही क्या कि बहुत ही व्यावहारिक होता है। उसने जीवन को वास्तविक रूप में देखा है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड, ये सब ऐसे हैं जो जीवन को प्रैक्टिकल रूप से कैसे जीना और कितना बेहतर जीना है यहां बच्चा सीखता है। और बच्चे के अंदर नेचुरली एक सेवा भाव, आप किसी भी कार्यक्रम में अगर इनसे संबंधित बच्चों को कहेंगे तो ये सबसे आगे रहेंगे और बहुत स्मार्ट तरीके से कार्य करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम यही बात सिखाते हैं, जीवन की व्यवहारिकता को ही सिखाते हैं ये कार्यक्रम। इसलिए जब हमें शिविर, पिकनिक या एनसीसी या एनएसएस के लिए कुछ श्रमदान, स्पेशली श्रमदान के लिए हो, तो हम ऐसे टुकड़ियां बना लेते हैं। सभी कार्य करने पड़ते हैं। क्या स्कूल में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा आपको? ये बिल्कुल रखना पड़ेगा, ये भी हमारा हिस्सा है। तो ऐसे काम में लिया जा सकता है। या फिर एजुकेशनल टूर है आपका, यानी आप उस टूर पे गए हैं जो एजुकेशनल है, तो वहां भी अपने को स्वच्छता का ध्यान रखना, तो वहां भी आपने क्या कर दी है, टुकड़ियां बना दी है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। स्पोक संरचना आती है, देखिए यह संरचना साइकिल के पहिए के तान की तरह होती है। आप देखने में आपको लग रहा है साइकिल के पहिए के तान की तरह, और यहां आपका बीच में कौन खड़ा है, लीडर खड़ा है। यहां बीच में आपका लीडर खड़ा है, यहां पर लीड एंड फॉलो वाला, यानी यह संरचना साइकिल के पहिए के तान की तरह होती है। यह सामूहिक व्यायाम एवं पीटी के लिए प्रमुखता से प्रयोग में लाई जाती है। स्पेशली अपने राजस्थान में अगर हम देखें तो बहुत कम है, लेकिन महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक अगर इधर वहां देखें तो ये स्पोक संरचना ज्यादा है। सर इसमें क्या प्रश्न है, इसमें यह है स्पोक संरचना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में ली जाती है, तो सामूहिक व्यायाम कराएं या फिर पीटी के लिए। तो बहुत ही एक रिद्ध में अच्छा दिखता है यहां पर। अगला पढ़ रहे हम वर्गाकार संरचनाएं, स्क्वायर क्लास स्ट्रक्चर। भाई हम क्या पढ़ रहे हैं मुझे बताना, तो आप क्या पढ़ रहे हैं? हम क्लास मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, और क्लास मैनेजमेंट का जो मुख्य आधार है कक्षा संरचना। कक्षा संरचना बोले तो कि हम जब कक्षा लेते हैं या कुछ कार्यक्रम करते हैं तो बच्चों को किस तरह से रखना है, कैसे खड़े करना है, क्योंकि अलग अलग इवेंट्स के लिए अलग अलग कक्षा संरचना हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए स्क्वायर क्लास स्ट्रक्चर का मतलब है इसमें बच्चों को वर्ग में खड़ा किया जाता है। स्क्वायर में देखिए, वर्ग में या स्क्वायर में खड़ा किया जाता है। वार्म अप करने में इस संरचना का प्रयोग किया जाता है। यानी यहां पर आपको, आपके पास ज्यादा संख्या नहीं है, ठीक ठाक है, तो आप बच्चों को यहां पर ऐसे स्क्वायर में खड़ा करके, और बीच में आपका लीडर हो सकता है, और वार्म अप के समय यानी जैसे आपने जॉगिंग करी, रनिंग करी, वो कर ली, उसके बाद में स्टैंडिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो स्टैंडिंग, अच्छा बताओ, स्टैंडिंग एक्सरसाइज क्या हम फ्री हैंड एक्सरसाइज कहते हैं? फ्री हैंड एक्सरसाइज कहते हैं। और ये किसने दिया था फ्री हैंड? फ्री हैंड एक्सरसाइज की अवधारणा, कॉन्सेप्ट किसने दिया सबसे पहले? पर हैंडलिंग कहां के हैं? स्वीडन। उन्होंने सबसे पहले कौन सी विधि दी थी? फ्री हैंड एक्सरसाइज। आगे बढ़े, वृत्ताकार या वर्तुलाकार या गोलाकार या राउंड क्लास स्ट्रक्चर। सर ये तो हमने देखा कि जब संख्या ज्यादा थी तो वार्म अप करने के लिए है
वो एक गोल घेरा, उस समय हमें ये कहा गया कि गोल घेरे में खड़े हो जाओ। कहा था कि आपको किसी ने? अगर कहा है तो ठीक है, नहीं तो प्रश्नवाचक है। यानी आपको ये गोल घेरा बनाने का अवसर ही नहीं मिला तो ये गड़बड़ है। ज्यादा गौर नहीं करना इस पर, ज्यादा गौर चाहेंगे तो डीप में चले जाएंगे आप। ध्यान रखिए, राउंड क्लास स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जब छात्र खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा हो तो व्यायाम यानी सामान्य व्यायाम के लिए इस संरचना का प्रयोग किया जाता है। अब बीच में आपका लीडर खड़ा और बहुत सारे बच्चे कहते हैं एक दूसरे के ऐसे हैंड जॉइंट करके आप बड़ा सर्कल बना लीजिए। तो वही है, किसके लिए? व्यायाम के लिए। नींद आ रही है आपको? आ रही है? बिल्कुल आ रही है। दो तरफा सक्रियता का सिद्धांत अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, ठीक है, जाग गए। अर्धगोलीय संरचना, सेमी सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट कक्षा संरचना है, बहुत अच्छा ध्यान रखिए। कैसे कि कौशल एवं तकनीक को सिखाने के लिए इस संरचना का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। प्रश्न बनता है कि जब एक प्रशिक्षक अपने खिलाड़ियों को किसी भी कौशल और तकनीक का प्रशिक्षण देता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा संरचना सबसे अच्छी है? सेमी सर्कल। याद रखें, सेमी सर्कल कहें या अर्ध गोलीय या अर्ध चंद्राकार भी इसे हम कह सकते हैं। ध्यान रखिए, और ये सबसे उत्तम संरचना किसके लिए? स्किल और टेक्निक के लिए। याद रखना बहुत अच्छा है। सेमी सर्कल या अर्ध चंद्राकार भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि देखिए आप है ना अर्ध चंद्राकार, यहाँ वो लीडर खड़ा है, कोच भी हो सकते हैं या कोच के द्वारा नियुक्त कोई लीडर भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चे खड़े रहेंगे। क्यों खड़े रहेंगे? क्या वैज्ञानिकता इसकी कि यहां पर वो लीडर है वो, या फिर यहां पर हमारे कोच साहब है। कोच साहब प्रत्येक के फेस को रीड कर सकता है, प्रत्येक को देख सकते हैं, और प्रत्येक जो खिलाड़ी हो अपने कोच साहब को देख सकते हैं। क्योंकि जब कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, कोई टेक्निक, ये कौशल क्या होता है भाई? हाँ, क्योंकि सर आप कौशल बता रहे हो, हमें तो ये नहीं मालूम कि कौशल क्या होता है। जैसे फुटबॉल के अंदर किक मारना एक कौशल है, फुटबॉल के अंदर किक मारना एक कौशल है, वॉलीबॉल के अंदर सर्विस करना एक कौशल है। अब वापस दोनों की बात करें तो फुटबॉल में किक मारना अगर कौशल है तो जिस वेरिएंस या जिस तरीके से किक लगाई जाती है वो उसकी क्या है? टेक्निक है। जैसे किक लगाने का तरीका क्या हो सकता है कि इनसाइड ऑफ द फुट, आउटसाइड ऑफ द फुट, इन स्टेप किक, टो किक भी होती है, सीजर किक भी होती है, बनाना किक भी होती है। ये भिन्न भिन्न तरह की क्या है? ये सभी किक की क्या है? टेक्निक्स हैं ये। इसी तरह से वॉलीबॉल की सर्विस एक कौशल है, और इसको आप अंडरलाइन करेंगे तो एक तरह की क्या होगी? ये टेक्निक होगी। आप टेनिस सर्विस कर सकते हैं और आप फ्लोटिंग सर्विस भी कर सकते हैं, जिसे जंप एंड सर्विस भी कहते हैं। तो ये क्या है? इसकी टेक्निक्स है। तो ऐसा अगर प्रशिक्षण एक कोच, एक प्रशिक्षक अपने खिलाड़ियों को देता है तो उन खिलाड़ियों को वो कैसे खड़ा करेगा? सेमी सर्कल में, अर्ध चंद्राकार में, हाफ सर्कल के अंदर ऐसा खड़े करेगा ताकि वो सभी यानी अपने खिलाड़ियों को देख सकें और खिलाड़ी उनको देख सके। एक और दो तरफा फाइल संरचना यानी पैरेलल या फिर बोथ साइड फाइल स्ट्रक्चर भी है कि इस संरचना में खिलाड़ी आमने सामने दो फाइल यानी दो फाइल पंक्तियों में खड़े होते हैं और प्रशिक्षक या कोच मध्य में रहते हैं। कौशल सिखाने की ये भी अच्छी संरचना है। ये भी कौशल और स्किल सिखाने की है, क्योंकि दोनों साइड खड़े हैं। जैसे मान लीजिए इधर कोच साहब यहाँ पर बीच में खड़े हैं, एक लाइन इधर बन गई, एक लाइन इधर बन गई। अब दोनों तरफ से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? दोनों तरफ से देख रहे हैं। कोच साहब यहाँ पर सभी खिलाड़ियों को अच्छे से देख सकते हैं, उनको वॉच कर सकते हैं। तो ये भी अच्छी है, लेकिन इससे भी अच्छी कौन सी थी? सेमी सर्कल। याद रखना है, अगर ये दोनों है, कौशल और टेक्निक है, दोनों ऑप्शन में अलग अलग आए हुए हैं, तो किसको अटेंड करना है? बिल्कुल सेमी सर्कल को करना है, अर्ध चंद्राकार को। कौशल और टेक्निक के लिए सबसे अच्छी बात है। कक्षा प्रबंधन के सिद्धांत की बात करें कि समय एवं स्थान का निर्धारण करना, यह भी अच्छी बात है कि क्लास मैनेजमेंट की यह बात ध्यान रखना है कि कक्षा का समय निर्धारित होना चाहिए। तो क्या हमारी क्लास का समय निर्धारित होता है? ऑनलाइन के स्टूडेंट आप कब से जुड़े हो और हमारी क्लास का क्या समय निर्धारित है? अगर है तो एक्चुअल बात लिखिए, आप हकीकत लिखिए कि इतने समय में क्या 1 मिनट भी कभी क्लास लेट हुई? 1 मिनट की बात कर रहा हूं मैं। क्या 1 मिनट भी क्लास लेट हुई? नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि समर्पण भाव से किया जाता है।
और इसी अनुरूप हमारे विद्यार्थी हो गए, हमारे स्टूडेंट हो गए हैं। जैसे उनको लगा है कि कितना समय है कि 4:30, और वो देख रहे हैं अपनी घड़ी में या मोबाइल में देख रहे हैं कि 4:31, 32 मिनट। इसका मतलब क्या है कि क्लास शुरू हो चुकी है। ऐसा प्रयास किया, आप भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, लेकिन शायद अब तक तो ठीक है, चल रहा है। ये कब? जब आप अपने कार्य के प्रति क्या है, पूर्ण निष्ठा से है, अपने निष्ठा से जुड़े हुए तब होता है। तो ऑनलाइन के स्टूडेंट जरूर लिख देना जब आपके समय पर, जब भी समय हो। खेल उपकरणों, आप देखो समय तय होना चाहिए क्लास का, और उसके बाद स्थान का भी। सर स्थान तो एक ही होता है, स्थान तो एक तो एकेडमिक के लिए होता है। कभी हमें वॉलीबॉल सीखना है, कभी कबड्डी सीखना है, कभी खो खो, कभी हैंडबॉल, कभी बास्केटबॉल, कभी क्रिकेट, तो अलग अलग मैदान हो गए कि नहीं हो गए? बताना पड़ेगा कल हम इस स्किल पे लेसन ले रहे हैं या इस स्किल के बारे में सीखेंगे। आप वहां पधारे, आप बास्केटबॉल कोर्ट में पधारे, कहना पड़ेगा बच्चों को, सूचित करना पड़ेगा। और खेल उपकरणों एवं शिक्षण सामग्री का सही प्रयोग करना है। जो भी हमारे खेल में उपकरण लागू है उनका सदुपयोग करें। उद्देश्य का ज्ञान, यानी जो क्लास ली जा रही है उसका उद्देश्य क्या है। कोच एवं खिलाड़ी को अपने उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। बताओ, अगर खिलाड़ी को कोच अगर प्रशिक्षण दे रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? उच्च स्तर का प्रदर्शन प्राप्त करना है। दोनों का ही। कोच का उद्देश्य क्या है कि मेरा खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, और प्लस खिलाड़ी भी ये चाहता है कि मेरा प्रदर्शन अच्छा हो। दोनों का उद्देश्य सेम होता है। सुरक्षा की व्यवस्था करना, जब आप क्लास मैनेजमेंट ये भी प्रभावित करे आपकी क्लास को, यानी आप जिस खेल में भी जो भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, आपको खिलाड़ियों की सेफ्टी का ध्यान रखना है। जिन खेलों के अंदर सेफ्टी गार्ड्स अलाउ है वो उनको पहनने के लिए आपको कहना ही पड़ेगा। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत सारे सेफ्टी गार्ड्स हैं, क्योंकि वो सेफ्टी गार्ड्स अगर खिलाड़ी धारण नहीं करेगा तो वो इंजर्ड हो जाएगा। अब वो क्रिकेट का आप प्रशिक्षण दे रहे हैं और उसने कहा सर हेलमेट तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मैं बिना हेलमेट के खेल लेता हूँ, मुझे चोट है नहीं लगी। तो क्या चोट कहकर आती है? कहकर लगती है? नहीं ना, कभी भी लग सकती है। तो आपका स्पष्ट क्या होना चाहिए? नहीं, नॉट अलाउ, हेलमेट पहनिए और उसके बाद आइए। हॉकी का गोलकीपर है, बहुत सारा यानी सेफ्टी गार्ड होना चाहिए उसके पास, क्योंकि कभी भी चोट लग सकती है। इवन किसी भी गेम के अंदर जो भी सेफ्टी गार्ड होते हैं वो अगर है खिलाड़ी के पहने हुए तो ही मैदान में उसे एंट्री दे, नहीं तो उसका जिम्मेदार, उस घटना का, उस चोट का जिम्मेदार हम बन जाते हैं, क्योंकि हमने उसे अलाउ किया था। खेल मैदान में मार्किंग, खेल रेखांकन, यानी जैसे अगर मार्किंग किया हुआ अगर कोर्ट है, मैदान है, तो अच्छा लगेगा आपको। अगर मार्किंग अच्छे से नहीं की है तो खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस लेवल भी इतना अच्छा नहीं होता है। अच्छी मार्किंग की हुई हो तो अच्छा लगता है। खिलाड़ी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार, कोच यानी एक कोच और खिलाड़ी के बीच क्या होता है? मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है। दोनों आपस में खुलकर बात करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो कोच अपने खिलाड़ी की कोई अगर समस्या होती है तो वो समझ सकते हैं, यानी दोनों का संवाद अच्छा बनता है। और श्रव्य दृश्य साधन सामग्री का क्या करें? आप अधिकाधिक प्रयोग करें। आप मैदान के अंदर तो लेके गए, लेकिन उसके बाद आप खिलाड़ी को लाएं और अच्छे खिलाड़ी का वीडियो दिखाएं। जैसे मान लीजिए कोई शॉर्टपट का यानी थ्रोवर है, कोई जेवलिन थ्रोवर है, या कोई अन्य कोई हैमर का थ्रोवर है, या किसी गेम का भी है, जैसे भी है, वो आपने प्रशिक्षण दिया, उसके बाद आप अपने खिलाड़ी को यहाँ पर ऑडियो विजुअल, या जिसके अंदर हम बात करें कि श्रव्य दृश्य साधन, जैसे ये बोर्ड हो गया है, तो इसमें आप अच्छे खिलाड़ी को वीडियोस दिखा सकते हो, जिससे वो सीख सकता है अच्छे से। अब हम पढ़े, देखिए एकेडमिक कक्षा प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक या कारण। हमारी जो एकेडमिक कक्षा चलती है उसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है? कक्ष तथा भवन का आकार जो होता है या उसका स्वरूप होता है वो प्रभावित करता है। अगर कक्ष ठीक है, वो साइज में ठीक है, आप आराम से बैठे हैं, तब तो हमारी क्लास मैनेजमेंट यानी अच्छा चलेगा। अगर आप भिड़ के बैठे हैं, ऐसे आप भयंकर भिड़े हुए हैं, इधर उधर से बहुत ज्यादा रस है क्लास के अंदर, तो वो प्रभावित करेगा आपको। और कई बार तो क्या है, कक्षा का जो स्वरूप जो आपकी संस्था है, जैसे स्कूल की बात करें, आप किस स्कूल के अंदर पढ़े हैं, आप
ऐसे सरकारी में पढ़े हैं, ठीक है, तो ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो आपके सरकारी स्कूल का ये रूप था क्या? यानी यू आकार का आपका स्कूल था क्या? और कुछ ऐसे भी स्कूल थे, कुछ ऐसे भी स्कूल थे कुछ आई आकार के भी थे। ये हम देख रहे हैं कि जो एक संस्था होती है उसके आकार, एक कक्षा की तो हमने बात कर ही ली है, अगर वो सफिशिएंट स्पेस अगर होता है तो अध्यापन कार्य अच्छे से होता है, नहीं तो अगर संख्या ज़्यादा है और बच्चे ढंग से बैठ नहीं पा रहे हैं तो वो प्रभावित करेगा, अधिगम प्रभावित होगा। ये भी कहीं ना कहीं स्कूल का जो होता है ना, ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है अच्छा लगने वाला। आपने देखा है आई आकार की अगर कोई स्कूल है, इसका मतलब जैसे देखा होगा आपने, आपकी जो स्कूल है उस पर आप विचार करो कि आपके स्कूल जो आप पढ़े थे, आप कह रहे हो कि हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी सरकारी, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, कभी भी निजी स्कूल नहीं गए, ठीक है, हाँ, कभी भी निजी स्कूल नहीं गए, सरकारी स्कूल के अंदर पढ़े। तो देखा कि आपकी स्कूल किस तरह की है। हमारी वाली तो हेरिटेज जैसी स्कूल थी, हेरिटेज जैसे सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो कैसी है, हेरिटेज टाइप की है, जैसे बहुत ही ऐतिहासिक है, बिल्डिंग है, आप जाकर देखिए, ऐसी भी है। लेकिन उससे पहले जब गांव में पढ़े थे, गांव में जब पढ़े थे छोटी कक्षाओं तक, तब हमारा ये था और ये भी था, ये भी था और ये भी था, यू आकार का, एल आकार का या फिर आई आकार का जो स्कूल भी होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। स्कूल अगर अच्छी है तो लर्निंग के लिए। और अब कक्षा की बात करें, अगर कक्षा में प्रकाश व्यवस्था नेचुरल हो तो अच्छी बात है। नेचुरल बोले तो सूर्य का प्रकाश जो है कहीं ना कहीं हमारे कक्ष में क्या करे, प्रकाश दे, रोशनदान के माध्यम से, कैसे भी है लेकिन वो प्रकाश दे। नेचुरल तो प्रकाश करना ही करना, लेकिन अगर नेचुरल प्रकाश हो, कृत्रिम तो करना ही करना अपने को, लाइट तो जलानी, लेकिन अगर नेचुरल प्रकाश हो तो बेहतर रहता है। और कक्ष में बैठक व्यवस्था अच्छी हो, फर्नीचर व्यवस्था अच्छी हो, जैसा आपने जिस मेथड से पढ़ रहे हैं उसके अनुकूल ठीक है। और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या फिर वही कितनी होनी चाहिए, आदर्श 35 से 40। और उपकरण या सहायक सामग्री, बोर्ड, मार्कर, चौक, डस्टर, प्रोजेक्टर, ये होने चाहिए। श्रव्य दृश्य साधन सामग्री जैसे बोर्ड हो गया है। और अध्यापक की सुविधाएं, ये कोई मायने नहीं रखती है, कुर्सी, पोडियम, ये नहीं। और आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, शोर मुक्त होना चाहिए। आसपास का वातावरण शोर मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बाधा डालता है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी क्लास मैनेजमेंट को हमने पूरा किया। अगला टॉपिक पढ़ते हैं 7 मिनट के ब्रेक के बाद।